15 मार्च 2023 आज की देश और दुनिया की कई सारी अहम खबरें हैं। यह खबर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान में पत्रकारों के कार्यक्रम में आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में तकरीबन 32 लोग या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अफ़गानिस्तान के बल्ख प्रांत के शहर मज़ार शरीफ में भयानक विस्फोट हुआ। इसमें तकरीबन 32 लोग हताहत व घायल हुए हैं। जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि धमाका तिबियान कल्चरल सेंटर में उस समय हुआ जब पत्रकारों के सम्मेलन समारोह यहाँ किया जा रहा था। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 लोगों के घायल होने की भी पुख्ता खबर है। मारे गए लोगों में कोई पत्रकार नहीं है, बल्कि घायलों में बड़ी संख्या में पत्रकार हैं। अल जज़ीरा से बात करते हुए एक अफगान अधिकारी ने कहा कि विस्फोट बहुत खतरनाक था। जब धमाका हुआ उस समय कार्यक्रम में 25 पत्रकार मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल को घेर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी खबर से मुतालिक बता दें कि एक दिन पहले भी बल्ख प्रांत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और ये विस्फोट गवर्नर हाउस के अंदर हुआ था, जिसमें गवर्नर की मौत हो गई थी। वहाँ के जो गवर्नर थे बल्ख प्रांत के, उनकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी खबर यह फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन में 24 घंटे के अंदर जो फ़लस्तीनी नौजवान हैं उन्होंने कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं इस्राएली सेना के ख़िलाफ़। तकरीबन 2 दर्जन के करीब ये कार्रवाइयाँ बताई जा रही हैं, और इसमें कई सारे जो इस्राएली सैनिक हैं वो घायल हुए हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अफरा तफरी फैली हुई है। जेनिन के हालात इस वक्त बेहद ख़राब हैं। ख़बरों के मुताबिक फ़लस्तीनी नागरिकों ने 24 घंटे के अंदर जोनी बस्ती में निवासियों और सैनिकों के ख़िलाफ़ तकरीबन 19 कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। शाहब न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में जेनिन के पास अवैध जोनी कॉलोनी में फ़लस्तीनी युवकों ने फायरिंग की। उधर फ़लस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन ने पिछले 24 घंटे के दौरान कई सारे जो इस्राएली सैनिक हैं उनको टारगेट करके अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दी है। इसमें इन्होंने तकरीबन 341 ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पिछले सप्ताह के दौरान जो इसराइल विरोधी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें तकरीबन 10 इसराइली घायल हुए हैं, जबकि इन्हीं हमलों में 12 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है। ये है ईरान से। ईरान को लेकर के ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीरिया का दौरा किया है, और वहाँ वो भूकंप पीड़ित इलाकों में गए हैं। चूँकि पिछले महीने ही वहाँ ईरान, सीरिया और तुर्की में बहुत भयानक भूकंप आए थे, जिसमें दोनों ही मुल्कों के अंदर बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे, और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा इमारतें वहाँ ढह गई थी। तो जुमे के दिन जो जानकारी है उसके मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुँचे और भूकंप पीड़ित प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का उनका दौरा इस बात का प्रमाण है कि सीरिया के लिए ईरान का समर्थन केवल भौतिक चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मजबूत भावनात्मक पहलू भी हैं जो सम्मानीय है। भूकंप से मची तबाही के बारे में बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया के राष्ट्रपति से अपनी सहानुभूति व्यक्त की, और सीरिया ने भी ईरान ने जो मदद भेजी उस पर उन्होंने काफ़ी शुक्रिया अदा किया ईरान का। वहीं तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें बता दें कि अब तक 47,000 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 1,15,000 से ज़्यादा लोग तुर्की में उस भूकंप में जख्मी हुए थे। ये भूकंप पिछले महीने फरवरी के महीने में यहाँ आया था, और 14
वहाँ पर 14 मई को तुर्की में चुनाव होने जा रहे हैं। एक दावा नेतन्याहू ने, जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है, और ख़बर के मुताबिक कुछ खबर इस तरह से इसराइली प्रधानमंत्री ने ईरान को लेकर के दावा करते हुए कहा है कि ईरानी मिसाइल यूरोप समेत कई और देशों तक मार कर सकते हैं। ऐसे मिसाइल ईरान ने बना ली हैं और इन मिसाइलों से इसराइल को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नेतन्याहू का ये दावा ऐसे वक्त में है जब फ़लस्तीन में रहने वाले लोग कई हफ्तों से वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ इसराइल के लोग, यहूदी जो समुदाय है, वो अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और कई जगहों पर तो उन्होंने एयरपोर्ट के रास्ते भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए थे। ऐसे वक्त में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये दावा किया है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो यूरोप के सभी देशों तक और इसके अलावा और भी देशों तक ये मार कर सकते हैं, बहुत लंबी दूरी के हैं। वहीं बता दें कि ईरान ने पिछले महीने भर पहले एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी जो रेंज है वो बताई जा रही है तकरीबन 1600 किलोमीटर, और इसको बढ़ा करके 2200 और 2500 किलोमीटर किया जा सकता है। वहीं ईरान के जो ड्रोन है शाहिद 136, इसके अलावा भी ईरान ने उसी शाहिद 136 ड्रोन का एक लेटेस्ट वर्जन तैयार और किया है जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान के ये ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचा चुके हैं और अमेरिका और यूरोप के देशों में इसको लेकर के पैनिक है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेमिसाल है। अभी तक उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हासिल नहीं है। एक और अहम खबर ये भारत से खबर है, जहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने तब दिया जो जुम्मे को, शुक्रवार को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई थी। इसमें लालू प्रसाद यादव की पत्नी से कई घंटे पूछताछ ईडी ने की है, क्योंकि भारत में चुनाव कई राज्यों में अभी होने जा रहे हैं और अगले साल पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले विपक्षी पार्टियों को निशाना बना करके ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आ गई है, और इसमें पूरी तरह से विपक्ष के लोग टारगेट पर हैं, चाहे वो बीआरसी जो टीआरएस थी, जो बीआरएस है उसकी नेता हो, या आम आदमी पार्टी के नेता हो, या लालू प्रसाद यादव का परिवार है, या विपक्षी और लोग हैं। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप भ्रष्टाचार के मौजूद हैं, उनके खिलाफ रिपोर्टें हो चुकी थी, लेकिन वो पहले दूसरी पार्टियों में थे और बाद में जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ किसी तरह की भी कार्रवाई कभी ईडी सीबीआई वगैरह किसी एजेंसी ने नहीं की है। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। ये बात उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई एक दिन पहले हुई थी उसको लेकर के की थी। गौरतलब है कि जैसे जैसे 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ईडी और सीबीआई ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को नौकरी के बदले ज़मीन मामले के बहाने ईडी और सीबीआई ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घरों पर छापेमारी की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी विपक्षी नेताओं ने कहा कि ईडी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के ये छापे लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करार दिया है। पटना के अलावा ईडी ने दक्षिण दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव के पर भी छापा मारा। तेजस्वी यादव का जो घर है उस पर भी छापा मारा, जहां पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। इसी कार्रवाई की निंदा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पिछले 24 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी
और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर से उतर गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। यानी जो हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर, उसको लेकर के सभी में बेचैनी है। विपक्ष के नेताओं में खासतौर से बेचैनी है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले तमाम सरकारी एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगाया हुआ है और उसके ज़रिए इन पर भारी प्रेशर बना करके इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि हमारे दबाव में रहें और चुनाव की तैयारियां भी ना कर सकें और हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो ना कर सकें। वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समझौता ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की कोशिशों के बाद हुआ है और ईरान और सऊदी अरब पिछले 7 साल से जो उनके दरमियान रिश्ते ख़राब थे और किसी तरह के संबंध नहीं थे, राजनीतिक संबंध एक तरह से टूटे हुए थे, वो बहाल होने जा रहे हैं और इसका पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। बता दें कि ये समझौता ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो हुआ है वो चीन की कोशिशों से हुआ है। हमने अपनी एक पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि ईरान के अंदर चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं रूस और ईरान के नज़दीकी ताल्लुकात हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के रिश्ते पूर्व जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी कोशिशों से चीन और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत करीब हो गए थे। अब चूँकि चाइना सऊदी अरब से भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाना चाहता है, बहाल करना चाहता है और जो एक जंग चल रही है यूक्रेन में, उस जंग के दौरान पूरे अरब देशों से रूस और चाइना ने अपने रिश्ते बहुत बेहतर किए हैं। वहीं ये अरब देश जो पहले एक वक्त में अमेरिका के साथ हुआ करते थे, वो अमेरिका के चंगुल से निकलकर बाहर आ चुके हैं और चाइना और रूस के कैंप में शामिल हो चुके हैं। ऐसे वक्त में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आपस में अगर मामला ख़राब रहते तो उसका नुकसान रूस और चीन दोनों को है। इसीलिए चाइना ने कोशिश करके सऊदी अरब और ईरान के दरमियान आपस में समझौता करवा दिया है और इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा ये बहुत अहम समझौता है और इस मामले में उन्होंने चीन की भी भूमिका की सराहना की है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने कहा ईरान और सऊदी अरब के बीच अच्छे व नेक पड़ोसी पर आधारित संबंध फारस की खाड़ी की शांति और स्थिरता में अहम और मुख्य भूमिका रखते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने भी इस दौरान कहा कि तेहरान और रियाद समझौते को शांति और स्थिरता की एक मिसाल करार दिया है। पाकिस्तान ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को एक अहम प्रगति करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान जारी करके कहा है कि उनका देश बड़ी गर्मजोशी के साथ ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंधों की बहाली का स्वागत करता है। लेबनान की सरकार ने भी दोनों मुल्कों के जो दरमियान ये रिश्ते अच्छे हुए हैं सऊदी अरब और ईरान के, उसको लेकर के स्वागत किया है। वहीं लेबनान के जो ग्रुप है, एक हिजबुल्लाह ग्रुप, उन्होंने भी इसको लेकर के वेलकम किया है, दोनों जो के दरमियान जो समझौता हुआ है। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के संबंध अपनी निकटता व स्वाभाविक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नए क्षितिज उभर कर सामने आएंगे। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह ने भी निजी तौर पर अपना एक बयान दिया है और तेहरान और रियाद के संबंधों को क्षेत्रीय देशों और उनके राष्ट्रों के हक में करार दिया है। बता दें कि लेबनान की जो शिया मुस्लिम है, उनकी एक काउंसिल है, उनके प्रमुख शेख अली खतीब ने भी इस समझौते को इस्लामी जगत में एकता और एकजुटता का कारण बनेगा बताया है। फ़लस्तीन के जो ग्रुप है हमास, उसने भी अपना एक बयान जारी करके इस्लामी जगत की एकता और एकजुटता को, इस समझौते को अहम बताया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और
उन्होंने इसको बताया है कि इससे पूरे हल्के में इलाके में अमन कायम होगा। ओमान के विदेश मंत्री ने भी इसका वेलकम किया है। कुल मिलाकर के अरब दुनिया हो या बाकी दुनिया हो, अमेरिका, सभी ने जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान समझौता हुआ है इसको वेलकम किया है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भी ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों के नए परिवर्तनों पर बधाई दी है। यमन की जो नेशनल जो सरकार गवर्नमेंट है वहाँ पर, उसने भी दोनों के मुल्कों के समझौते पर स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तथा इस्लामी जगत की शांति और सुरक्षा का कारण बनेगा। अंसारुल्लाह एक प्रॉक्सी है ईरान की, उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब तथा चीन के संयुक्त बयान का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि तेहरान रियाद संबंध कूटनीतिक गतिविधियों और वार्ता तथा बातचीत के जरिए क्षेत्रीय देशों के बीच मतभेद के समाधान में सकारात्मक कदम उठाएंगे। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी इसका स्वागत किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इसका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और संयुक्त अरब अमीरात के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने एक बयान जारी करके, ट्विटर पे उनका बयान मौजूद है, उन्होंने इसका वेलकम किया और कहा है कि इससे पूरे इलाके में, अरब जगत में खुशहाली होगी और नए रास्ते खुलेंगे, कारोबार के भी रास्ते खुलेंगे और दूसरी तरह से भी खुशहाली आएगी। तो कुल मिलाकर के दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक बड़ी खबर हमारे भारत से भी है और वो खबर कुछ इस तरह से है कि ये आम आदमी पार्टी की एक लीडर हैं स्वाति मालीवाल, और वो उनका एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान सामने आया है। और ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मियां स्वाति माल, उन्होंने कहा कि वो भी यौन शोषण का शिकार हुई हैं और उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। खबर कुछ इस तरह से कि दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए यौन शोषण को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। स्वाति ने कहा कि मेरे पिता बचपन में मेरा यौन शोषण करते थे, वो गुस्से में मेरी चोटी को पकड़कर दीवार से टकरा देते थे। इस कारण मैं डर कर पलंग के नीचे छिप जाती थी। कई रातें मैंने ऐसी ही बिताई हैं। जब तक मैं अपने पिता के साथ रही तब तक ये कई बार हुआ। स्वाति ने शनिवार को यानी आज ही एक कार्यक्रम में अपनी ये दर्द भरी जो आप बीती है वो सुनाई। दिल्ली महिला आयोग की ओर से शनिवार को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं चौथी क्लास तक अपने पिता के साथ रही। तब मेरे पिता जैसे ही घर आते थे मैं डर जाती थी। वो गुस्से में बिना वजह मुझे पीटते थे। डर के कारण मैंने कई रातों तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई। मैं डरकर सहमती और कांपती रहती थी। तो ये चीज़ें चूँकि हमारे समाज में जो होती हैं और जिनको लेकर के लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। अब ये स्वाति माल ने अपने बचपन की एक दुख भरी बात बताई है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि ये हमारे समाज की एक सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते किसी भी तरीके से, कि बच्चों के साथ उनके परिवार के ही लोग और उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं और उनके आस पड़ोस में जो लोग रहने वाले होते हैं वही सबसे पहले गलत बर्ताव करते हैं, जिनका असर उनकी शख्सियत पर पूरी उम्र पड़ता है और वो उससे कभी भूल नहीं पाते। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। Children were among the injured. The cause of the blast isn't yet clear, but it comes just days after an explosion killed the province's governor, which Daesh has claimed responsibility for. محمد داود مزمل د هلمند ولایت مرستیال په ولایت کې ټول کارونه نظامی او ملکی د ولایت د مسؤل صلاحیت دی د محاکمو جوړول
د ولسوالانو ټاکل، نظامی قومندانان په علاقو کې ټاکل او مجاهدینو ته د پلان ورکول او حقوقي موضوعاتو او محاکمو ته راجع کول احکام دا ټول د والي صلاحیت دي.